हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा शर्मा राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। बच्चों, पिछले वीडियोज़ में हमने जाना कि जनसंख्या किसे कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व में अंतर भी हमने स्पष्ट किया। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाग 3 और इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में, लेकिन डिटेल से। तो बच्चों, उठा लीजिए अपना पेन, नोटबुक और बुक और साथ में एक एटलस भी और एक रिक्त विश्व राजनीतिक मानचित्र, ताकि आप मेरे साथ साथ उन स्थानों को भी अंकित करते रहें जो आपके पाठ्यक्रम में आते रहते हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है जनसंख्या घनत्व। बच्चों, हमने क्या देखा कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। मैंने आपको बताया था जनसंख्या घनत्व का अर्थ है किसी प्रदेश के क्षेत्रफल और वहाँ की जनसंख्या के बीच का जो अनुपात है। एक बार फिर से सुनेंगे हम, किसी क्षेत्र की जनसंख्या और वहाँ के क्षेत्रफल का जो अनुपात है उसे जनसंख्या घनत्व के रूप में हम विचार में लाते हैं। बच्चों, हमें इस बात से समझना चाहिए कि मान लीजिए ये एक क्षेत्र है या फिर एक प्रदेश है और इस क्षेत्र में रहने वाली जो जनसंख्या है, इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो बच्चों, आपको स्पष्ट हुआ कि किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या और प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात से जनसंख्या घनत्व का पता लगता है। बच्चों, इसका बहुत अच्छा सूत्र भी है, अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, जनसंख्या घनत्व का सूत्र बताइए या फिर जनसंख्या घनत्व की परिभाषा बताइए। तो आप वहाँ पर इस सूत्र को बहुत अच्छे से फिट कर सकते हैं। वन लाइनर अति लघुत्रात्मक प्रश्न इस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो क्या है जनसंख्या घनत्व का सूत्र? बच्चों, जनसंख्या घनत्व का सूत्र बहुत इजी है, जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, है ना, बहुत आसान। तो बच्चों, आप इसे नोट कर लेंगे, किसी क्षेत्र की जनसंख्या और बटे में क्या आएगा, कुल क्षेत्रफल आएगा। हम जनसंख्या घनत्व को एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे किसी क्षेत्रफल का, यहाँ पर हमने एक n प्रदेश यानी एक काल्पनिक प्रदेश माना है और उस क्षेत्रफल का 100 वर्ग किलोमीटर एरिया है और जनसंख्या कितनी है वहाँ की, 1,50,000। ठीक है बच्चों, क्षेत्रफल कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या कितनी है, 1,50,000। तो जनसंख्या का घनत्व किस प्रकार निकाला जाएगा? आप भी मेरे साथ साथ इसे सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम सूत्र लिखेंगे। और क्या है इसका सूत्र, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। इसका सूत्र है जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो जनसंख्या कितनी है इस प्रदेश की? इस प्रदेश की जनसंख्या है 1,50,000। ठीक है बच्चों, फिर क्षेत्रफल कितना है, यहाँ का क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर और इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। ठीक है बच्चों, हम 100 का भाग देंगे 1,50,000 में, तो हमारे पास क्या शेष रह जाएगा, 1,500। तो इस क्षेत्रफल का, जो कि n प्रदेश हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना होगा, 1,500। तो बच्चों, इस प्रकार हम किसी भी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं। हमें सूत्र पता है, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल, और यदि हमें आबादी और उस क्षेत्र का किलोमीटर यानी कि एक एरिया हमें दिया हुआ है, तो हम आसानी से किसी भी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे इस चैप्टर के अंदर कितने सारे घनत्व के बारे में चर्चा की गई है। अभी तक तो हमने केवल एक ही घनत्व पढ़ा है और वो है जनसंख्या का घनत्व, जिसे हम गणितीय घनत्व भी कहते हैं। और उसका सूत्र क्या था, जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। बच्चों, इसे गणितीय घनत्व भी कहते हैं।
ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। तो इसके बारे में तो हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा 5 और घनत्व हैं, जैसे कि आर्थिक घनत्व, कार्यिक घनत्व, कृषि घनत्व और पोषण घनत्व। तो चर्चा करते हैं इन घनत्व के बारे में। देखते हैं आर्थिक घनत्व को। अब ये आर्थिक घनत्व क्या होता है बच्चों? यदि हम साधारण रूप से बात करते हैं तो केवल जनसंख्या और उसके क्षेत्रफल की ही बात करके रह जाते हैं, लेकिन जब आर्थिक घनत्व की बात करते हैं तो हम यहाँ पर जनसंख्या और संसाधनों के बीच में विचार करते हैं। हम क्या देखते हैं कि जनसंख्या और संसाधनों के बीच में क्या अनुपात है, और उसी को हम कहते हैं आर्थिक घनत्व। ठीक है बच्चों, जो संसाधन होते हैं और जो जनसंख्या है, इनके बीच के अनुपात को जब देखा जाता है तो हमारे सामने एक नया घनत्व सामने आता है, और वो होता है आर्थिक घनत्व। तो बच्चों नोट कर लेंगे, जनसंख्या बटा संसाधन क्या कहलाएगा? आर्थिक घनत्व। और इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सामान्य रूप से तो गणितीय घनत्व पूछा जाता है, लेकिन कई बार घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ जाते हैं और आपको आर्थिक घनत्व भी पूछा जा सकता है। उसी प्रकार बच्चों जो तीसरा घनत्व है हमारे सामने, वो है कार्यिक घनत्व। और इसके अंदर भी हमने किसके बारे में विचार किया है? हमने विचार किया है कृषि भूमि क्षेत्र का। ठीक है बच्चों, देखिए हर बार घनत्व का नाम बदलता जाएगा और बटे के अंदर आपको ये जो हर वाला जो क्षेत्र है वो हमेशा बदला हुआ दिखेगा। तो हम यहाँ पर कार्यिक घनत्व में किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं जनसंख्या और कृषि भूमि का जो क्षेत्र है उसके बारे में, कि उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है और वहाँ पर कृषि भूमि में जो काम आने वाला क्षेत्र है उसके बीच का जो अनुपात है उसे हम कहते हैं कार्यिक घनत्व। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या क्या देख लिया? गणितीय घनत्व, आर्थिक घनत्व और कार्यिक घनत्व। इसी प्रकार एक और घनत्व आता है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व के अंतर्गत हम बात करते हैं कृषि जनसंख्या की और कृषि भूमि के क्षेत्रफल की। अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ गया है। अभी तक हम केवल जनसंख्या की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पर उस जनसंख्या की बात करेंगे जो कौन सा कार्य करती है? कृषि कार्य करती है। ठीक है ना बच्चों? तो जो कृषि कार्य करने वाली जनसंख्या है, जैसे कि किसान, खेतीहर, मजदूर जो कि खेतों में काम करते हैं, वो जनसंख्या और कृषि भूमि के क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को हम क्या कहेंगे? कृषि घनत्व कहेंगे। बच्चों कार्यिक घनत्व और कृषि घनत्व के बीच में थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन वो बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो आपके उत्तर को सही भी बना सकता है और गलत भी कर सकता है। तो कार्यिक घनत्व में हमने क्या देखा? जनसंख्या और कृषि भूमि के क्षेत्रफल के बीच के अनुपात को देखा, और कृषि घनत्व में हमने बात की कृषि जनसंख्या की और कृषि भूमि के क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कार्यिक घनत्व डिफरेंट है और कृषि घनत्व डिफरेंट है। उसी प्रकार एक और घनत्व आता है पोषण घनत्व। क्या होता है पोषण घनत्व? बच्चों जनसंख्या और उस क्षेत्र में जो भोज्य फसलें हैं, जो भोजन के रूप में प्रयोग आने वाली फसलें हैं, उनके बीच का जो अनुपात है उसे क्या कहा जाता है? पोषण घनत्व कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्या है पोषण घनत्व? एक बार आप लिख लेंगे, जनसंख्या बटा भोज्य फसलों का जो क्षेत्रफल है, इन दोनों के बीच में जब संबंधों का अनुपात देखा जाता है तो क्या कहलाएगा? पोषण घनत्व। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इनको अपने नोट्स में ज़रूर अंकित कर लीजिए। तो हमने कौन कौन से घनत्व देखे? गणितीय घनत्व, आर्थिक घनत्व, कार्यिक घनत्व, कृषि घनत्व और पोषण घनत्व। ठीक है बच्चों, तो अब हमें जनसंख्या घनत्व के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से कारक हैं जो जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। बच्चों पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, उन्हीं से मिलते जुलते कारक हैं ये। ठीक है बच्चों, तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
तो हम चर्चा करेंगे उन 2 कारकों की जो किसी भी क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं, यानी ऐसे कारक जो किसी क्षेत्र के जनसंख्या को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो देखते हैं ऐसे कौन से कारक हैं जो जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित कर रहे हैं। बच्चों 2 प्रकार के कारक होते हैं, एक होते हैं भौतिक कारक और दूसरे होते हैं आर्थिक कारक। आप इसी प्रकार का चार्ट अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। बच्चों जहाँ कहीं भी ज़रूरत हो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, अपने पॉइंट्स बनाइए और फिर वापस ऑन कर लीजिए वीडियो को। ठीक है बच्चों? तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं हम स्थिति की। किसी भी क्षेत्र की जो स्थिति होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। स्थिति का अभिप्राय होता है लोकेशन से, यानी कि जब व्यक्ति अपना निवास स्थान चुनता है तो वो क्या देखता है? लोकेशन देखता है। मान लीजिए मुझे ही अपना निवास स्थान चुनना हो तो मैं क्या करूँगी? मैं एक ऐसा स्थान देखूँगी जहाँ से रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, विद्यालय, अस्पताल सभी आसपास हो। तो हुई ना ये लोकेशन वाली बात। तो जनसंख्या कहाँ रहना पसंद करती है? जिस स्थान की लोकेशन बहुत अच्छी होती है, वहाँ पर सुखद जलवायु हो, जल की उपलब्धता हो और मैदानी क्षेत्र हो, इस प्रकार और उद्योगों की भी उपलब्धता हो, परिवहन हो, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर सभी सुविधाएं मौजूद होती है, वहाँ पर वो रहना पसंद करते हैं। उसी प्रकार बच्चों जो दूसरा कारक है वो है जल की उपलब्धता, यानी वह क्षेत्र जहाँ पर जल आसानी से उपलब्ध हो। आप जानते हैं जल के बिना जीवन नहीं। और आपने कक्षा 6 से पढ़ा होगा विश्व की जो महान सभ्यताएं हैं, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, वो सब कहाँ पनपी? नदियों के किनारे पर। तो व्यक्ति वहाँ रहना पसंद करता है जहाँ पर वर्ष के 12 महीने जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो। ठीक है बच्चों? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, और हम पढ़ रहे हैं भौतिक कारकों में तीसरा बिंदु जिसका नाम है जलवायु। बच्चों पिछले वीडियो में भी हमने देखा कि व्यक्ति उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में, उष्ण मरुस्थलों में, शीत मरुस्थलों में और शीत कटिबंधों में रहना पसंद नहीं करता है। ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि वहाँ की जो जलवायु होती है वो बहुत ज़्यादा कठोर होती है और ऐसी कठोर परिस्थितियों में मानव निवास संभव नहीं है। तो हमने क्या देखा कि वहाँ पर बहुत ही अल्प जनसंख्या का जमाव होता है, इसीलिए व्यक्ति ऐसी जलवायु में रहना पसंद करता है जो बहुत ही सुखद हो, जैसे कि भूमध्य सागरीय जलवायु। हम चर्चा करेंगे बाद में इसके बारे में। और चौथा भौतिक कारक है और वो है मृदाएं। अब आप ही बताइए मृदा का क्या रोल है हमारे जीवन में? बच्चों मृदा के अंदर ही तो हमारी सारी फसलों का जन्म होता है ना? तो वो क्षेत्र जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पर जनसंख्या रहना पसंद करती है, जैसे कि भारत का गंगा का मैदान। भारत में जो उत्तर भारत का मैदान है वो कैसा है? अत्यंत उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि गंगा और उसकी सहायक नदियों ने उसे बहुत उपजाऊ बना दिया है। तो हमने क्या देखा? भौतिक कारक, और भौतिक कारकों में हमने 4 बिंदु डिस्कस किए: स्थिति, जल की उपलब्धता, जलवायु और मृदाएं। उसी प्रकार बच्चों कुछ आर्थिक कारक भी होते हैं जो व्यक्ति को उसका निवास स्थान बसाना है या नहीं बसाना है, उस क्षेत्र पर रहना है या नहीं रहना है को प्रभावित करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे खनिजों की। बच्चों पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत पर तांबे की उपलब्धता के कारण वहाँ पर जनसंख्या का जमाव हो गया था, यानी कठिनाइयाँ थी। कैसी कठिनाइयाँ थी? भौगोलिक कठिनाइयाँ होने के बावजूद क्या हुआ? वहाँ पर खनिजों की उपलब्धता थी और खनिजों से क्या मिलता है? हमें रोजगार मिलता है, उद्योग चलते हैं। इस वजह से वहाँ पर क्या हो गया? जनसंख्या का अच्छा खासा जमा हो गया। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर खनिजों की उपलब्धता है, जैसे कि भारत का छोटा नागपुर का जो पठार है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था छोटा नागपुर के बारे में। तो जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पर भी क्या है? खनिजों की उपलब्धता है और इसी वजह से वहाँ पर उद्योगों की स्थापना हुई और उद्योगों की वजह से रोजगार होते हैं
और रोजगारों के कारण वहाँ पर जनसंख्या का जनघनत्व अच्छा हो जाता है। तो ये था खनिज संबंधी कारक। अगला कारक है नगरीकरण। बच्चों, जो नगर होते हैं वहाँ पर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं होती है, जैसे कि अच्छे अस्पताल, अच्छे विद्यालय, परिवहन की सुविधा, संचार की सुविधा। तो जो व्यक्ति गाँव में रहते हैं वो इन सब सुविधाओं से वंचित हो जाते हैं। तो गाँवों से नगरों की ओर क्या होता है, प्रवास होता है। यानी कि लोग कहाँ से आते हैं, गाँव से नगरों की ओर खींचे चले जाते हैं। और लोगों को एक सबसे बड़ा जो कारण नज़र आता है नगरों में रहने का, वो क्या है, रोजगार का। तो नगरों में सब सुख सुविधाएं उपलब्ध है और सबसे बड़ा कारण क्या है, रोजगार। इस वजह से गाँव से नगरों की ओर लोग आना पसंद करते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा कारण है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण से क्या होगा, उस क्षेत्र में रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है। तो और उद्योगों के साथ साथ बहुत सारे अन्य व्यवसाय भी उस क्षेत्र पर पनप जाते हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स। तो वहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, अच्छे अच्छे विद्यालय भी वहाँ चाहिए, तो वहाँ पर शिक्षकों की भी ज़रूरत होगी। इसके अलावा उद्योगों में काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए परिवहन की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो क्या करना होगा हमें, वहाँ पर परिवहक, चालक, इन सब की भी आवश्यकता होगी। इसके अलावा दुकानदार व्यापार करेंगे। यानी कि बहुत सारे जो उद्योगों के पीछे बहुत बड़ा एक चेन है जिसमें रोजगारों की एक श्रृंखला चल पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं चौथा कारक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ये वो कारक हैं जिसे हम मनोवैज्ञानिक कारक भी कह सकते हैं। यानी व्यक्ति का जहाँ मन लगता है वहीं पर व्यक्ति रहना पसंद करता है। ठीक है बच्चों, तो अब इसके बारे में हम लिख लेंगे। क्या है हमारा पॉइंट, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों, हम यहाँ पर देख सकते हैं जो विश्व मानचित्र है इसके अंदर जो काले गहरे क्षेत्र हैं वहाँ पर जनघनत्व सर्वाधिक है। ठीक है बच्चों, और वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। एशिया महाद्वीप का पूर्वी भाग, जिसमें कि चाइना और दक्षिणी कोरिया और जापान देश, इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, भारत का भाग, दक्षिणी भाग और श्रीलंका का कुछ भाग। इसके अलावा हमने क्या देखा था, जो यूरोप महाद्वीप है उसका पश्चिमी भाग भी सघन बसा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, यूरोप महाद्वीप का पश्चिमी भाग, इसके अलावा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी पूर्वी कनाडा का जो क्षेत्र है वो भी कैसा बसा हुआ है, सघन बसा हुआ है। और बच्चों, ज़्यादातर क्षेत्र कैसे हैं, समुद्रों के किनारे पर हैं। यानी वहाँ की जलवायु कैसी है, सुखद जलवायु है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे हम हमारा पहला कारक भौतिक कारक और उसके अंतर्गत स्थिति को। तो बच्चों नोट कर लेंगे स्थिति संबंधी सारे पॉइंट्स। जनसंख्या वितरण पर विश्व के विभिन्न क्षेत्र की स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। देखिए बच्चों, जो किसी भी क्षेत्र की जो स्थिति होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहना पसंद करती है, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास करती है। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि विश्व की ज़्यादातर आबादी कहाँ रहना पसंद करती है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। ये कौन सा अक्षांश है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य रहना पसंद करती है। ये 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इस बेल्ट के अंदर विश्व की 80% जनसंख्या रहती है। हम सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी जनसंख्या है। शीतोष्ण कटिबंध कहाँ से प्रारंभ होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और हम क्या बात कर रहे हैं, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि 23.5 डिग्री के निकटवर्ती क्षेत्र है। तो 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में विश्व की 80% जनसंख्या का निवास है। और ये कौन सा कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड पॉइंट, कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास करती है। इसके अलावा बच्चों, लोग समतल और मैदानी ढालों में रहना पसंद करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि वहाँ पर उद्योगों की स्थापना,
इसके अलावा परिवहन के जो साधन होते हैं वो भी जल्दी ही डेवलप हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर परिवहन के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अब आप सोच सकते हैं कि मैदानी क्षेत्र पर सड़क बनाना कितना आसान है, जबकि पहाड़ी क्षेत्र पर सड़क बनाना कितना कठिन कार्य है। तो व्यक्ति कहाँ रहना पसंद करता है? मैदानी क्षेत्रों में। और भारत का जो मैदानी क्षेत्र है यानी कि गंगा का मैदान, उत्तरी भारत का जो मैदान है, वहाँ पर भारत की सर्वाधिक जनसंख्या रहती है। तो इन बातों से हमें पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र की जो स्थिति होती है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, दूसरा कारक पढ़ते हैं जल की उपलब्धता का, कि किसी क्षेत्र में जल की उपलब्धता यदि सुनिश्चित हो जाती है तो वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत अच्छा होता है। तो देखते हैं बच्चों, जल की उपलब्धता हमने देखा था कि जो पुरानी सभ्यताएं हैं जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, इस क्षेत्र में क्या है? मेसोपोटामिया की पुरानी सभ्यता है और वहाँ पर कौन सी 2 नदियाँ थी? दजला और फरात नदियाँ। ठीक है बच्चों, मेसोपोटामिया की सभ्यता को किसने सींचा? दजला और फरात नदियों ने सींचा। उसी प्रकार जो सिंधु नदी है वहाँ पर सिंधु सभ्यता का पोषण हुआ। हम देख सकते हैं कि कोई भी एक नदी कितनी बड़ी सभ्यताओं को पल्लवित करती है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। ये देखिए बच्चों, ये जो सिंधु नदी है वो किस प्रकार से इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मोहनजोदड़ो सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को पोषित करती है। यदि किसी क्षेत्र में जल की उपलब्धता नहीं होती है तो कैसी हालत हो जाती है? जैसे कि थार डेजर्ट राजस्थान में स्थित है, भारत का थार मरुस्थल, वहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो जनसंख्या का जमाव होता है वो अत्यंत कम होता है। उसी प्रकार बच्चों, ये देखिए मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये दजला नदी और ये फरात, और इन दोनों के बीच में मेसोपोटामिया की सभ्यता का उद्भव हुआ। ठीक है ना बच्चों? तो लिखेंगे जल की उपलब्धता के बारे में। और ये कौन सा बिंदु है? दूसरा बिंदु, भौतिक कारक के अंदर। लोग उन क्षेत्रों में बसना चाहते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है, और यही कारण है कि विश्व की महान नदी घाटियां विश्व के सबसे सघन बसे हुए क्षेत्र हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा दूसरा बिंदु, जल की उपलब्धता। अब हम पढ़ेंगे जलवायु के बारे में कि कोई भी क्षेत्र यदि सुखद जलवायु वाला होता है तो वहाँ पर जनसंख्या का जमाव अत्यधिक होता है। हमने बात की अभी 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य की। और यहाँ पर कौन सी जलवायु होती है? यहाँ पर होती है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है बच्चों, तो ये एक ऐसी जलवायु है जहाँ पर व्यक्ति आराम से रह सकता है, ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और ना यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उसी प्रकार बच्चों, एक और क्षेत्र है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश वाला। कौन सा प्रदेश? भूमध्य सागरीय जलवायु वाला प्रदेश। ये आपके लिए नया शब्द है, चलिए समझते हैं इसको। देखिए बच्चों, ये विश्व मानचित्र है और विश्व मानचित्र में ये जो स्थान है यहाँ पर है भूमध्य सागर। जी बच्चों, ये क्षेत्र है भूमध्य सागर का प्रदेश, आप देख सकते हैं। और इसके किनारे पर जो क्षेत्र हैं जो कि आपको इस डार्क कलर से दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश। ठीक है बच्चों, एक बार देखते हैं, ये भूमध्य सागर और भूमध्य सागर के चारों ओर का जो ये क्षेत्र है इसे हम कहते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु वाले प्रदेश। बच्चों, यहाँ की जो जलवायु संबंधी विशेषता है इतनी सुखद होती है कि इस प्रकार की क्षेत्र के अंतर्गत जनसंख्या का जमाव बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इस प्रकार की जो जलवायु है वो ना केवल यहाँ पर है बल्कि उत्तरी अमेरिका में भी भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र हैं। यानी जो विशेषताएं इस जलवायु की इस क्षेत्र में है उसी प्रकार की जो विशेषताएं हैं वो कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका का जो ये कैलिफोर्निया क्षेत्र है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर कैलिफोर्निया का जो तट है, यहाँ पर भी कैसी जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल इसी प्रकार की जलवायु यहाँ पर भी पाई जाती है। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में मध्य चिली का जो क्षेत्र है, ठीक है बच्चों, जो मध्य चिली का क्षेत्र है वहाँ पर भी कौन सी जलवायु पाई जाती है?
भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो हमने क्या देखा, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश ना केवल भूमध्य सागर के चारों ओर बल्कि इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया क्षेत्र में, दक्षिणी अमेरिका में चिली क्षेत्र में, उसी प्रकार बच्चों अफ्रीका महाद्वीप में जो दक्षिणी अफ्रीका है उसके दक्षिणी भाग में भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा बच्चों ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये देखिए आप पश्चिमी और दक्षिणी भाग के अंतर्गत भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो हमने क्या देखा, भूमध्य सागरीय जलवायु के 5 प्रदेश देखे। एक तो है स्वयं भूमध्य सागर के चारों ओर वाला प्रदेश, इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया का तटवर्ती प्रदेश, तीसरा क्या था दक्षिणी अमेरिका का मध्य चिली वाला भाग, उसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी भाग, और पांचवा था ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का पश्चिमी और दक्षिणी भाग। ठीक है बच्चों, तो ऐसे क्षेत्र जहां पर सुखद जलवायु होती है वहां पर जनसंख्या का जमाव अच्छा खासा होता है। ठीक है बच्चों, लिखेंगे इसके बारे में। अति उष्ण ठंडे मरुस्थल अधिक वर्षा वाले क्षेत्र मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं है। क्या कह रहा है ये बिंदु कि अति उष्ण ठंडे मरुस्थल और अधिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर मानव रहना पसंद नहीं करता है। वो कहाँ रहना पसंद करता है, जहाँ की जलवायु कैसी हो, सुखद हो, यानी वर्षा भी होती हो, तापमान भी अच्छा हो, ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो, वहाँ पर जल की उपलब्धता भी हो, जलवायु भी अच्छी हो। ठीक है बच्चों, अतः भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण ही प्रारंभिक काल से ही बसे हुए क्षेत्र हैं। तो व्यक्ति कहाँ रहना पसंद करता है, सुखद जलवायु वाले क्षेत्रों में रहना पसंद करता है। ठीक है बच्चों, अगला बिंदु है हमारा मृदाओं का। मृदाएं यानी कि फसलों के जीवन का आधार, और फसलें हमारे जीवन का आधार है, इसीलिए व्यक्ति कहाँ रहना पसंद करता है, जहाँ पर उपजाऊ मृदा की उपलब्धता हो। ठीक है बच्चों, तो लिखेंगे इसके बारे में। उपजाऊ मृदाएं कृषि तथा इससे संबंधित क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं, क्योंकि मृदाएं गहन कृषि का आधार बनती है। तो बच्चों हमने पढ़े भौतिक कारक, जिसमें 4 बिंदु थे। पहला बिंदु क्या था, स्थिति, दूसरा था जल की उपलब्धता, तीसरा जलवायु, और चौथा बिंदु था मृदाएं। उसी प्रकार बच्चों आर्थिक कारक भी किसी भी स्थान की जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। तो उसमें से जो पहला कारक है वो क्या है, वो है खनिज की उपलब्धता। बच्चों किसी भी क्षेत्र में यदि भौगोलिक कठिनाइयां हैं और यदि वहाँ पर खनिज की उपलब्धता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, एंडीज पर्वत में तांबे की उपलब्धता होने के कारण जो चुकाड़ क्षेत्र था वहाँ पर अच्छा खासा जनघनत्व पाया जाता है। उसी प्रकार बच्चों यदि हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है कांगो गणराज्य। क्या नाम है, कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य के अंदर भी तांबे की उपलब्धता के कारण ये जो कटंगा पेटी है, ये क्षेत्र जो है ये कहाँ पर है, ये बिल्कुल ये वाला क्षेत्र है, यानी कि कांगो का दक्षिणी पूर्वी भाग है कटंगा तांबा पेटी। कटंगा तांबा पेटी के अंतर्गत जो तांबे की उपलब्धता है, इसकी वजह से वहाँ पर जन घनत्व अच्छा है। तो बच्चों लिखेंगे इसके बारे में। हमारा बिंदु है आर्थिक कारक, और आर्थिक कारक के अंतर्गत हम पहला बिंदु लिख रहे हैं खनिज। तो आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। जहाँ खनिज निक्षेप होते हैं वहाँ खनन और औद्योगिक गतिविधियाँ रोजगार को उत्पन्न करती है। अफ्रीका की जो कटंगा क्षेत्र है वहाँ पर तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम वो क्षेत्र जो उद्योगों की वजह से सघन बसे हुए हैं, जैसे कि जापान का कोबे ओसाका प्रदेश। जापान कौन से महाद्वीप में है, जापान एशिया महाद्वीप में है। आप इसकी लोकेशन को अपनी एटलस में देखेंगे और इस क्षेत्र को अंकित करेंगे। तो बच्चों ये है कोबे क्षेत्र और ये है ओसाका प्रदेश। ये बहुत बड़ा औद्योगिक प्रदेश है जापान का, जिसका संयुक्त नाम है कोबे ओसाका प्रदेश। यहाँ पर अत्यधिक उद्योगों के कारण रोजगार की उपलब्धता बढ़ी,
रोजगार की सुनिश्चितता हो जाती है और इस वजह से यहाँ पर जनसंख्या का जमाव अत्यंत ज़्यादा है। तो बच्चों जो तीसरा बिंदु है वो क्या है? औद्योगिकरण। यानी जिस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना हो जाती है वहाँ पर बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। और अब आपको पता है कि श्रमिकों को उस क्षेत्र पर पहुँचने के लिए बसों की आवश्यकता होगी, यानी कि परिवहन की आवश्यकता होगी। और परिवहन के लिए हमें कंडक्टर भी चाहिए और चालक भी चाहिए। तो यानी एक कड़ी है, यदि एक उद्योग की स्थापना होती है तो उसके पीछे बहुत सारे उद्योग वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, जैसे कि बस के कंडक्टर को और चालक को। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार उस क्षेत्र में किराना की दुकान भी होनी चाहिए, अस्पताल भी होने चाहिए, विद्यालय भी होने चाहिए, बैंक भी होने चाहिए। तो हमने क्या देखा कि एक उद्योग यदि किसी क्षेत्र में स्थापित हो जाता है तो उसके पीछे एक कड़ी है रोजगार की और उस माध्यम से अनेक लोगों को रोजगार वहाँ पर मिलेगा। तो लिखेंगे इसके बारे में। औद्योगिकरण बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक ही नहीं होते हैं, बल्कि परिवहक होते हैं, परिचालक होते हैं, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जैसे हमने पढ़ा अभी जापान का कोबे ओसाका प्रदेश, है ना, पढ़ा था ना हमने, यह है जापान का कोबे ओसाका प्रदेश। उसी प्रकार बच्चों भारत में कौन सा क्षेत्र है? जमशेदपुर। जी हाँ बच्चों, भारत का छोटा नागपुर का जो पठार है वहाँ पर खनिजों की उपलब्धता के कारण भारी उद्योगों की स्थापना हुई और जमशेदजी टाटा ने एक नगर बसाया जिसका नाम है जमशेदपुर और वहाँ पर आज बहुत अच्छी मात्रा में जनसंख्या का घनत्व है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और लिखते हैं हमारा चौथा बिंदु जिसका नाम है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। बच्चों कुछ ऐसे कारक होते हैं जैसे कि धार्मिक और सांस्कृतिक कारक। यदि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लगाव है आध्यात्म से या अपनी संस्कृति से तो वो उसी जगह पर रहना पसंद करता है। तो लिखेंगे इसके बारे में। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थान पर लोगों को आकर्षित करते हैं, जबकि सामाजिक और राजनीतिक अशांति वाले क्षेत्रों को लोग छोड़कर चले जाते हैं। बच्चों यदि हम बात करें मध्य पूर्व की तो इजराइल, जॉर्डन, गाज़ा पट्टी का जो क्षेत्र है वहाँ पर हमेशा अशांति बनी रहती है और इस वजह से वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उन क्षेत्रों को छोड़कर अन्य देशों में शरणार्थियों के रूप में शरण लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 4 कारक थे किसके? आर्थिक कारक के। तो हमने क्या पढ़ लिया? जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम विश्व में जनसंख्या के घनत्व का वितरण, यानी महाद्वीपों में और विश्व में कितना जनसंख्या घनत्व है। इसका मतलब क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। ठीक है बच्चों, यदि हम बात करें विश्व की तो विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है? विश्व का जनसंख्या घनत्व है 47 यानी कि 47। हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं और इसमें वो क्षेत्र भी आ जाते हैं जो कि अवास्य हैं, यानी वहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है और हम उन क्षेत्रों को भी इसमें शामिल कर लेते हैं जहाँ पर जनसंख्या का बहुत ज़्यादा घनत्व होता है। तो हम यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं? एक औसत निकालते हैं कि विश्व में जितना भी क्षेत्रफल है और जितनी जनसंख्या है उसका हमने औसत निकाला तो कितना आया? 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब हम बात करेंगे महाद्वीपों के अनुसार, जैसे कि एशिया महाद्वीप का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 115 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, इससे दुगुने से भी ज़्यादा। विश्व का कितना था? 47। बात करें एशिया की तो एशिया का कितना हुआ? 115 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी इसके दुगुने से भी ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार बात करें हम यूरोप की। हम यूरोप को भी क्या कहते हैं कि जो पश्चिमी यूरोप है वो सघन घना बसा क्षेत्र है। यदि हम यूरोप की बात करें तो यूरोप भी कैसा क्षेत्र है? घना बसा हुआ क्षेत्र है और खासकर पश्चिमी भाग, लेकिन फिर भी 32 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनसंख्या घनत्व है।
उसी प्रकार अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका का जनसंख्या घनत्व है 27 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है बच्चों, उत्तरी अमेरिका का जनसंख्या घनत्व 16 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के औसत घनत्व से भी कम है। यानी विश्व का औसत घनत्व कितना है? 47। उससे ज़्यादा तो केवल और केवल कहाँ का है? एशिया का है। यूरोप का 32, अफ्रीका का 27, उत्तरी अमेरिका का 16 और दक्षिणी अमेरिका का कितना है? 20 है। यानी सारे के सारे विश्व के औसत घनत्व से कम है। और सातवां आता है ओसेनिया। ओसेनिया का अर्थ मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और उसके आसपास के जो देश हैं और द्वीप समूह हैं उसे हम संयुक्त नाम से बुलाते हैं ओसेनिया। ओसेनिया का जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है और वो है मात्र 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे विश्व के वो क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, हमने यहाँ पर कुछ लिस्ट ली है जिसमें बात की है हमने जनसंख्या के घनत्व की। तो बच्चों अपने साथ में आप एक ब्लैंक पॉलिटिकल मैप रख लीजिए और मेरे साथ साथ इन स्थानों को अंकित करते रहिए। ठीक है, सबसे पहला नाम आता है बांग्लादेश का। बांग्लादेश में व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना आ रहा है? 1088 यानी 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ का जनसंख्या घनत्व है और ये विश्व का सर्वाधिक है। ठीक है बच्चों, बांग्लादेश की, और ये बांग्लादेश कहाँ है? यदि हम मैप के ऊपर देखें, मैप को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं बच्चों। ये देखिए भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश और बांग्लादेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है? 1088। ठीक है बच्चों, अगला नाम आता है दक्षिणी कोरिया का। और दक्षिणी कोरिया भी कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। ठीक है बच्चों, तो दक्षिणी कोरिया का जनसंख्या घनत्व है 506 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और लगा रहे हैं ना आप मेरे साथ साथ मानचित्र में इसको? तो ये रहा दक्षिणी कोरिया और जनसंख्या घनत्व है 506। उसी प्रकार जो तीसरा देश है वो है रुवांडा। कौन से महाद्वीप में है? ये है बच्चों अफ्रीका महाद्वीप में, ये देखिए, और यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 422। ठीक है, चौथा नाम आता है नीदरलैंड का। ये कौन से महाद्वीप में है? ये है यूरोप महाद्वीप का एक देश। ये देखिए बच्चों, और क्या कितना है जनसंख्या घनत्व? 405। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं भारत की, जो हमारा अपना देश है और वहाँ का जनसंख्या घनत्व है 388, 388। और हम कौन से वर्ष के आंकड़ों की बात कर रहे हैं? सन 2013 के आंकड़ों की बात कर रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों, भारत का ये लोकेशन है 388, जो भारत का जनसंख्या घनत्व है। फिर नाम आता है बेल्जियम का। कौन से महाद्वीप में है? बेल्जियम भी यूरोप महाद्वीप में है और वहाँ का जनसंख्या घनत्व है 367, 367। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लेंगे आप। उसी प्रकार सातवां स्थान आता है जापान का और जापान का जनसंख्या घनत्व है 337। ठीक है बच्चों, लोकेशन नोट करते रहेंगे। अगला नाम है श्रीलंका का। श्रीलंका का जनसंख्या घनत्व है 312। ये देखिए, ये भी हमारा पड़ोसी देश है, लेकिन हमारी सामुद्रिक सीमाएं एक दूसरे को अलग कर देती है। ठीक है बच्चों, अगला नाम आता है नवा नाम फिलीपींस का। ये कौन से महाद्वीप में है? ये भी एशिया महाद्वीप में है और कौन से महासागर में है? प्रशांत महासागर में। ये देखिए बच्चों, ये जो द्वीप समूह है ये है फिलीपींस और यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 321। ठीक है, नोट कर लेंगे। उसी प्रकार एल साल्वाडोर है। ये कौन से महाद्वीप में है बच्चों? ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। ये देखिए इस लोकेशन पर, और यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 299। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा? विश्व के कुछ चयनित देशों में जनसंख्या का घनत्व वर्ष 2013 के आंकड़ों के अनुसार, और आप इस तरीके की टेबल बना लीजिए। और इसी प्रकार विश्व में जनसंख्या के घनत्व का जो वितरण है इसकी भी टेबल बना लीजिए। ठीक है बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उन क्षेत्रों को
जो जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि से सघन बसे हुए हैं या फिर जन विहीन क्षेत्र हैं। देखिए बच्चों, ये विश्व मानचित्र है और यहाँ पर हमने कैटेगरी की हुई है किसके अनुसार? हमने कुछ प्रतीक बनाए हुए हैं, जैसे कि जो काले गहरे क्षेत्र हैं वहाँ का जनघनत्व कितना है? 250 से अधिक। उसी प्रकार जो वर्टिकल लाइंस है, लंबवत रेखाएं, उनका घनत्व है 101 से 250 के बीच में। उसी प्रकार जो गहरे बिंदु हैं, निकट में स्थित हैं, यानी वो बिंदु जो बिल्कुल पास पास हैं, वो हमें 11 से 100 के घनत्व को बताते हैं। और वो बिंदु जैसे कि अफ्रीका का क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है 6 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनघनत्व। और जो एकदम सफ़ेद है, वाइट कलर से दिख रहा है आपको, वो क्षेत्र कैसे हैं? जनविहीन है या फिर 5 से भी कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ पर रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने एक टेबल बना ली है, किसके अनुसार? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि के अनुसार हमने विश्व के 5 भाग कर लिए हैं। ऐसे 5 भाग जिसके अंतर्गत अभी हमने क्या पढ़ा? 250 से अधिक से लेकर 5 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो हमने 5 कैटेगरी बनाई है। अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र, कम घनत्व वाले क्षेत्र और प्राय जन विहीन क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों की। इन क्षेत्रों का जनघनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होता है। इसका मतलब क्या है? ये क्षेत्र भौतिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध है। यहाँ की जलवायु, जल की उपलब्धता स्थिति बहुत ही अच्छी है, इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व है वो सर्वाधिक है। ठीक है बच्चों, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं देखते हैं। पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया की। ये देखिए बच्चों, ये पूर्वी एशिया और ये है दक्षिणी पूर्वी एशिया। और आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर काले गहरे क्षेत्र हैं। तो पहला बिंदु क्या था हमारा? पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया। उसी प्रकार बच्चों जो दूसरा बिंदु है वो क्या है? पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप। देखते हैं मानचित्र में इसको भी। ये देखिए बच्चों, ये है पश्चिमी और मध्यवर्ती यूरोप की लोकेशन। तो यहाँ पर भी आपको गहरा काला क्षेत्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो तीसरा बिंदु है वो है पूर्वी उत्तरी अमेरिका। देखते हैं मानचित्र पर। ये देखिए बच्चों, ये है पूर्वी उत्तरी अमेरिका और इसमें 2 देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। यहाँ पर भी गहरा काला भाग दिखाई दे रहा है आपको। तो ये क्षेत्र कैसे हैं? जो कि अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं और जनघनत्व कितना है? 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक। और कारण क्या है बच्चों? अनुकूल भौतिक व आर्थिक कारक। अब आप जान चुके हैं इसके बारे में। ठीक है बच्चों, जो दूसरा क्षेत्र है वो कौन सा है? अधिक जन घनत्व वाला क्षेत्र। और यहाँ पर जन घनत्व कितना है? 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी यहाँ पर भी हो सकता है कि भौतिक कारक कुछ कमज़ोर हों लेकिन आर्थिक कारक मजबूत हैं। क्या कहा मैंने? हो सकता है कि भौतिक कारक थोड़े से कमज़ोर हों या फिर भौतिक रूप से कठिनाई वाले क्षेत्र हों, लेकिन आर्थिक रूप से यहाँ पर जो कारक होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। इसीलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव कितना है? 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखते हैं ये कौन कौन से क्षेत्र हैं। दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी यूरोप की हम बात कर रहे हैं, यानी कि ये क्षेत्र दक्षिणी यूरोप का और दक्षिणी पूर्वी यूरोप का क्षेत्र। ठीक है बच्चों, दूसरा क्षेत्र है मध्य उत्तरी अमेरिका। कहाँ है मध्य उत्तरी अमेरिका? ये देखिए आप, ये है मध्य उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र। ठीक है, तीसरा है दक्षिणी अमेरिका का तटवर्ती भाग। किसकी बात हो रही है? हम बात कर रहे हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की। और दक्षिणी अमेरिका के जो तटवर्ती भाग आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पाया जाता है। चौथा है अफ्रीका के तटवर्ती भाग। देखते हैं मानचित्र पर इसको भी। ये देखिए बच्चों,
ये है अफ्रीका के तटवर्ती भाग जहाँ पर इस प्रकार का जनघनत्व पाया जाता है। पांचवा है दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग। बच्चों, जो दक्षिणी पूर्वी एशिया का तटवर्ती भाग है वो तो कैसा है, घना बसा हुआ है, यानी कि अत्यधिक जनघनत्व वाला क्षेत्र है। जबकि जैसे जैसे आप दक्षिणी पूर्वी एशिया के आंतरिक भागों में जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाले क्षेत्र मिलेंगे। अगला बिंदु है उत्तरी पश्चिमी चीन। ठीक है बच्चों, ये देखिए उत्तरी पश्चिमी चीन भी इसी प्रकार का क्षेत्र है। हम मानचित्र को एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। ये देखिए बच्चों, ये है मध्यवर्ती चीन का भाग। फिर आता है 7वें नंबर पर मध्यवर्ती भारत। ये देखिए बच्चों, मध्यवर्ती भारत पर भी कैसी लोकेशन आ रही है, इसी प्रकार की, यानी कि यहाँ पर भी 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व पाया जाता है। 8वां है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो बच्चों जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वहाँ पर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के कारण ज़्यादातर भाग कैसा दिखाई दे रहा है आपको, सफ़ेद। लेकिन फिर भी बच्चों ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आर्थिक कारकों के कारण जनसंख्या का जो घनत्व है वो 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वाला क्षेत्र है। तो हमने क्या देखा, अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र। अब हम बात करेंगे सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्रों की, यानी वो क्षेत्र जहाँ पर जनघनत्व 10 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। देखते हैं बच्चों, ये क्षेत्र है एशिया, अफ्रीका तथा उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के विस्तृत घास के मैदान। किसके बारे में बात हो रही है, घास के मैदान के बारे में बात हो रही है। बच्चों ये वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 100 सेंटीमीटर या उससे भी कम होता है। उन क्षेत्रों को जहाँ पर घास के मैदान विस्तृत हैं वो भूगोल के विद्यार्थी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। इनकी स्पेसिफिक जलवायु दशाएं हैं वो हम आगामी चैप्टर्स में पढ़ेंगे जब हम कृषि के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं घास के मैदानों को कि विश्व के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर विस्तृत घास के मैदान मिलते हैं। बच्चों हम बात करेंगे सबसे पहले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की। बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जनघनत्व 10 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और इसमें हम बात कर रहे हैं घास के मैदान की। बच्चों घास के मैदान विश्व में 2 प्रकार के हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों की। बच्चों विश्व में प्रमुख रूप से 5 शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान चिन्हित किए गए हैं, जिसमें से उत्तरी अमेरिका में जो घास का मैदान है उसे बोलते हैं प्रेरीज। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रेरीज बोलेंगे। आप इसे मेरे साथ साथ लिखेंगे भी, ठीक है। उसी प्रकार जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अर्जेंटीना क्षेत्र है वहां पर जो क्षेत्र है उसका नाम है पंपाज। और ये सब क्या पढ़ रहे हैं हम, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। वैसे तो ये जो भाग है वो कृषि संबंधी चैप्टर का है, लेकिन हम यहाँ पर जनघनत्व की बात कर रहे हैं और यहाँ पर ये शब्द आ जाने की वजह से हम इसको यहीं पर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो उत्तरी अमेरिका में है उसे बोलते हैं प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका में है पंपाज। उसी प्रकार बच्चों जो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उन्हें कहते हैं हम स्टेपीज। देखिए बच्चों यूरोप में भी है और एशिया में भी है, यानी कि यूरेशिया। तो यूरेशिया में जो घास के मैदान है इसे हम बोलते हैं स्टेपीज, ठीक है बच्चों। उसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में दक्षिणी अफ्रीका देश है, वहाँ पर जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उसे बोलते हैं वेल्स, ठीक है बच्चों। और जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं उन्हें बोलते हैं डाउन्स। आपको एक बार तो कठिनाई आएगी नहीं याद करने में, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है
और एग्ज़ाम में आपको मानचित्र संबंधी प्रश्नों में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? घास के मैदानों की बात कर रहे हैं। और हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें क्या देखना है? ऐसे क्षेत्रों को देखना है जिनका जनघनत्व 10 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी या उनके बीच में है। तो हमने क्या पढ़ा? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जो कि कितने हैं? 5 है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रेरीज, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पम्पास, अफ्रीका महाद्वीप में वेल्स, यूरोप और एशिया में स्टेपीज और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है डाउन्स। ठीक है बच्चों, तो ये क्या थे? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उसी प्रकार उष्ण कटिबंधीय घास के भी मैदान होते हैं, और वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं मानचित्र पर। ये देखिए बच्चों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहे हैं हम। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान 2 स्थानों पर है। एक तो है वेनेजुएला में, वेनेजुएला यानी कि दक्षिणी अमेरिका का जो सबसे उत्तरी देश है उसका नाम है वेनेजुएला, और यहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है उसका नाम है लानोस। क्या नाम है? लानोस। उसी प्रकार ब्राज़ील के अंदर जो उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है उसका नाम है कंपास। तो हमने क्या देखा? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में उष्ण कटिबंधीय घास के 2 मैदान हैं, लानोस और कंपास। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप में सूडान के निकटवर्ती क्षेत्रों में सवाना नामक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको सूडान से रिलेट करके क्या याद कर लेंगे? सवाना, सूडान और सवाना। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका, और वहाँ पर भी है पार्कलैंड नाम से उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कितना अच्छा नाम है, पार्कलैंड। यानी वहाँ पर जाकर कैसा लगेगा? आप बहुत अच्छे पार्क में आ गए हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या देखा? 4 उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, वेनेजुएला में लानोस, ठीक है, ब्राज़ील में कंपास, सूडान के निकटवर्ती क्षेत्रों में यानी कि मध्य अफ्रीका में सवाना और दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड। तो हमने 2 प्रकार के घास के मैदान देखे, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि हमें जानना था ऐसे क्षेत्रों के बारे में जो कि सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ की क्या स्पेशलिटी है? अस्थायी कृषि होती है, पशुचारण, वानिकी और मरुस्थलों के निकट कृषि वाले क्षेत्र हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे चौथा क्षेत्र जो है कम घनत्व वाले क्षेत्रों का। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसके बारे में। अफ्रीका महाद्वीप में सूडान, लीबिया और मालागासी कौन कौन से क्षेत्र हैं? सूडान, लीबिया और मालागासी कहाँ कहाँ है बच्चों? ये देखिए बच्चों, ये है सूडान क्षेत्र, ठीक है, ये है लीबिया और उसी प्रकार बच्चों ये है मालागासी। तो ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर कम घनत्व वाले क्षेत्र है, यानी जनघनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसी प्रकार बच्चों जो दूसरा नाम आता है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा का आता है। देखते हैं बच्चों कनाडा को। ये देखिए बच्चों, ये जो कनाडा में एकदम सफ़ेद क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर भी जनघनत्व बहुत ही कम पाया जाता है। तीसरा नाम है दक्षिणी अमेरिका में उत्तरी अर्जेंटीना, पेरू और इक्वेडोर। देखते हैं इनकी लोकेशन भी। ये देखिए बच्चों, ये है इक्वेडोर, पेरू और अर्जेंटीना का क्षेत्र, ठीक है। चौथा है एशिया में पश्चिमी साइबेरिया, बोर्नियो और आदि खाड़ी के देश। हम जानते हैं बच्चों एशिया का ये जो क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? साइबेरिया का क्षेत्र है, और साइबेरिया क्षेत्र में जनघनत्व बहुत ही कम है। हमने ये क्षेत्र कब पढ़ा था? जब हम एस्किमो जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे। उसी प्रकार बच्चों नाम आता है बोर्नियो का। ये देखिए बच्चों, ये है बोर्नियो देश, यहाँ पर भी जनघनत्व बहुत ही कम पाया जाता है। उसी प्रकार बच्चों ऐसे क्षेत्र भी हैं जो प्रायः जनविहीन है, यहाँ पर जनघनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है। अब आप सोच सकते हैं कि वो कौन से क्षेत्र होंगे? वो क्षेत्र होते हैं बच्चों अति शीतल प्रदेश, अति उच्च आर्द्र प्रदेश,
अति शुष्क प्रदेश और उच्च पर्वतीय प्रदेश, यानी वो क्षेत्र जो बहुत ज़्यादा कठिन भौगोलिक परिस्थितियों वाले हैं, जैसे कि ठंडे मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल, और वो क्षेत्र जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय आर्द्र प्रदेश। तो बच्चों, ऐसे क्षेत्रों में जो कि इतनी कठिन परिस्थितियों वाले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जनसंख्या रहना पसंद नहीं करती है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये कितना बड़ा क्षेत्र है। यह पृथ्वी के स्थल भाग का 70% क्षेत्र है। अब आप सोच सकते हैं कि 30% क्षेत्र ही आवासीय है, यानी कि जो 30% क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादातर जनसंख्या निवास करती है। तो बच्चों, ये था जनसंख्या के घनत्व के बारे में विस्तृत विवरण। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का भाग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगले भाग में हम मिलेंगे जनसंख्या महासमूह के साथ में। तब तक बने रहिए मेरे साथ में। धन्यवाद।